Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 30th है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम यूनिट नंबर 5th दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। और इसका जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ रीजनिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बिकॉज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग पे काफी बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। सो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस क्लास को एंड तक देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। गाइज, हमने प्रीवियस क्लास में मॉक टेस्ट लिया था यूनिट नंबर 4th का दैट वाज कम्युनिकेशन। तो हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है यूनिट नंबर 4 पे कम्युनिकेशन पे ऑलरेडी ले लिया है। अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके अंदर और ये सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। छोटे छोटे हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। सो गाइज, मेक श्योर कि आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें। इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं आज की क्लास में टाइप्स ऑफ रीजनिंग। So first of all, let's understand what is reasoning. Reasoning is the process of thinking about things is in a logical, rational way. Guys, जब भी हम किसी चीज को सोचते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सपोज करो बादल जो है बहुत ज्यादा घने हैं, काले बादल छाए हुए हैं, ठीक है, और आपको घर से कहीं जाना है किसी काम के लिए, तो आप क्या करोगे? आप अम्ब्रेला लेके निकलोगे, ऐसे करेंगे आप, है ना? तो आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि आपको पता था कि वहां पर जो बादल हैं काफी घने हैं, काले हैं और मे भी शायद बारिश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक रीजनिंग यूज करी, आपने लॉजिकली सोचा इस चीज को और देन उसके बाद आपने रिएक्ट किया। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो हम लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं या जिस तरीके से सोसाइटी काम करती है, बिहेव करते हैं सब लोग, ये कहीं ना कहीं लॉजिकली इन चीजों को प्रूव किया जा सकता है, इन चीजों को समझा जा सकता है, ठीक है। तो जो रीजनिंग है वो इन सब चीज से रिलेटेड ही होती है। सो रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन अ लॉजिकल एंड रैशनल वे। चीजों के बारे में सोचना लॉजिकली एंड रैशनली, समझदारी के साथ। इट इज कंसिडर्ड एन इननेट ह्यूमन एबिलिटी दैट हैज बीन फॉर्मलाइज्ड बाय फील्ड्स सच एज लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस, ये जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है ये ह्यूमन के अंदर इननेट है, मतलब पहले से बनी हुई है। गॉड ने हमारे अंदर ऐसा दिमाग फिट किया हुआ है कि हम चीजों को लॉजिकली सोच पाते हैं, ठीक है। और इसमें अब जो है हम लोगों ने इस पे एक ब्रांच ही बना दी है, इसकी फील्ड बन गई है एजुकेशन के अंदर, जिसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिकली चीजें सोची जाती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अब अपने फील्ड डेवलप कर दिए जो कि इन चीजों को लेकर के स्टडी की जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेजर टाइप्स ऑफ रीजनिंग। कितने टाइप की रीजनिंग होती हैं अब हम इनको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिडक्टिव रीजनिंग। नाम से पता चल रहा है डिडक्शन हो रहा है, चीजों में जो है वो डिडक्शन होते जा रहा है, देन उसके बाद आप रिजल्ट ड्रॉ कर देते हैं। सो डिडक्टिव रीजनिंग इज अ फॉर्मल मेथड ऑफ टॉप डाउन लॉजिक। टॉप डाउन लॉजिक का मतलब आपने टॉप पे कोई चीज थी उसको आप डाउन लाते 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 उस पर रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हो। दैट सीक्स टू फाइंड ऑब्जर्वेशन टू प्रूव अ थ्योरी। आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। गाइस, याद रखना, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप थ्योरी को प्रूव कर सको, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा, उसमें क्या होता है। जो हम इंडक्टिव पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट रीजनिंग है, उसमें थ्योरी को प्रूव करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें उल्टा होता है। सो इट यूजेस फॉर्मल लॉजिक एंड प्रोड्यूसेस लॉजिकल सर्टेन रिजल्ट। आई थिंक अगर ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्शन स्टार्ट आउट विद अ जनरल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन्स द पॉसिबिलिटीज टू रीच अ स्पेसिफिक लॉजिकल कंक्लूजन। जनरल स्टेटमेंट से हमें स्टार्ट करना है, देन उसके बाद स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑल मैन आर मॉर्टल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मतलब जितने भी मनुष्य हैं सभी की मृत्यु होनी है, सबके सब मरने वाले हैं, ठीक है। सो हैरोल्ड इज अ मैन, एक पर्सन है हैरोल्ड, वो एक इंसान, एक मैन है। देयरफॉर हैरोल्ड इज अ मॉर्टल, तो इसका मतलब हैरोल्ड भी क्या होगा? मर जाएगा एक टाइम के बाद, वो भी, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट लिखी थी कि जितने भी इंसान होते हैं दुनिया में, जितने भी मैन है, सब मर जाएंगे एक दिन। तो हैरोल्ड अगर एक मैन है तो वो भी एक दिन मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर ये एक मैन है तो इसकी भी डेथ हो जाएगी। इसे बोलेंगे हम डिडक्टिव रीजनिंग। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अभी। फॉर डिडक्टिव रीजनिंग टू बी साउंड द हाइपोथेसिस मस्ट बी करेक्ट। जो आपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप, अगर जनरल स्टेटमेंट ही गलत है तो आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी।
So it is assumed that the premises all men are mortal and Harold is a man are true. दोनों चीजें ट्रू होनी जरूरी हैं ये प्रूव करने के लिए कि हैरोल्ड की भी डेथ हो जाएगी एक दिन। दोनों स्टेटमेंट का जरूरी होना सही होना जरूरी है। Therefore the conclusion is logical and true। तभी वो जो आपका कंक्लूजन है वो लॉजिकल होगा और वो जो आपका कंक्लूजन है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग इज बॉटम अप लॉजिक एंड दैट सीक्स थ्योरीज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थ्योरीज का हम यूज करते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन हम कर सके, चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पर ये बॉटम अप अप्रोच है और इससे पहले वाली क्या थी? वो नीचे थी, वो क्या थी? ऊपर से नीचे थी, ये नीचे से ऊपर है, बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। Inductive reasoning is the opposite of deductive reasoning. Inductive reasoning makes broad generalization from the specific observation। यहाँ पर एक specific observation हमें पता होती है, then उसके बेस पे हम एक generalization statement डालते हैं। So basically there is a data, then conclusions are drawn from the data. This is called inductive logic। I think सबको clear हो गया होगा। एक example ले लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। द कॉइन आई पुल्ड फ्रॉम द बैग इज 5 रुपीज कॉइन। अब मुझे स्पेसिफिक बात पता चल गई कि जो मेरे हाथ में है दैट इज स्पेसिफिक। मुझे क्लियरली पता है कि जो मेरे हाथ में मैंने सिक्का निकाला है बैग से वो 5 रुपए का सिक्का है, ये स्पेसिफिक है। देन अगेन आई पुल्ड इट्स अगेन अ कॉइन ऑफ 5 रुपीज। मैंने दोबारा एक सिक्का निकाला बैग से, दोबारा से वो 5 रुपए का सिक्का था, तो दोबारा से चीज स्पेसिफिक है आपके हाथों में कि वो क्या है, एक स्पेसिफिक है, लाइक 5 रुपीज का सिक्का है। और थर्ड कॉइन फ्रॉम द बैग इज 5 रुपीज कॉइन। दोबारा से आपने निकाला, सॉरी तिबारा आपने निकाला थर्ड टाइम, दोबारा से तिबारा भी क्या हुआ, 5 रुपए का कॉइन निकला। तो अब हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ऑल द कॉइन्स इन द बैग आर 5 रुपीज कॉइन। आप एक जनरलाइजेशन, एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हो कि जितने भी यहाँ पर कॉइन है सारे के सारे 5 रुपीज के कॉइन होंगे। अब देखो यहाँ पर ये ट्रू जरूरी नहीं कि ट्रू हो, ठीक है, ऐसी जरूरी नहीं कि ट्रू हो, बट आपने अपने लॉजिक के बेस पे, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक रिजल्ट है, कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट है जिसके बेस पे आप एक जनरल स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंडक्टिव रीजनिंग। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। गाइस आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं? प्लीज लाइक जरूर किया करो वीडियो लेक्चर्स को, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप लोगों को कितने वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका एब्डक्टिव रीजनिंग। एब्डक्टिव रीजनिंग क्या होती है? एब्डक्टिव रीजनिंग यूजुअली स्टार्ट विद एन इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर चीजें जो है आपको कंप्लीटली सारी चीजें पता नहीं होती हैं, एंड प्रोसीड टू लाइक द लाइकलीस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम उसके बाद पॉसिबल एक्सप्लेनेशन करते हैं, कुछ चीजें पता होने के बावजूद हम उन चीजों का यूज करके कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन करते हैं चीजों का। इट इज बेस्ड ऑन मेकिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस यूजिंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इट ऑफन इंटेल्स मेकिंग एन एजुकेटेड गैस आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फिनोमिना फॉर विच देयर इज नो क्लियर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम गैस करते हैं चीजों को, मतलब कंक्लूजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ गैसिंग हमारी होता है, और इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है क्योंकि हमें सारी चीजें पता नहीं होती हैं। कुछ चीजें पता है जिसकी बेस पे हम चीजें जो है वो गैस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सपोज करो 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यूजीसी नेट का पेपर देने बैठे हो, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन गिवन है, आपको एक के बारे में आइडिया है, बाकी 3 के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो एक के बारे में आइडिया है अगर वो आंसर नहीं होगा तो उस पर कट लगा दोगे, बाकी जो 3 बचे हैं इसमें से आप किसी पे टिक करके आ जाओगे। तो इसका मतलब आप वहां पे एब्डक्टिव रीजनिंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें आपको नहीं पता है, देन आप उसके बेसिस पे गैस कर रहे हो कि क्या हो सकता है इसका पॉसिबल रिजल्ट। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अ पर्सन वॉक इनटू देयर लिविंग रूम एंड फाइंड टर्न अप पेपर्स ऑल ओवर द फ्लोर। एक पर्सन अपने लिविंग रूम में घुसा और देखा कि उसके जो पेपर है वो फटे हुए हैं, बहुत सारे फटे हुए पेपर पड़े हुए हैं उसके रूम में। द पर्सन डॉग हैज बीन अलोन इन द रूम ऑल डे। जो उस पर्सन का कुत्ता था, जो डॉग था, वो पूरे दिन उस कमरे में अकेला था। The person concludes that the dog tore up the papers because it is the most likely scenario। हो सकता है उसने सोच लिया कि इस डॉग ने ये वाला काम जो है वो किया होगा। Now the person's sister may have brought by his niece and she may have torn up the papers। हो सकता है कि उसकी सिस्टर उसकी नीस लेके आई हो, देन उसने कुछ कर दिया हो, पेपर फाड़ दिया हो। और इट मे हैव बीन डन बाय द लैंडलॉर्ड। हो सकता है कि मकान मालिक ने वो कर दिया हो काम। बट द डॉग थ्योरी इज द मोर लाइकली कंक्लूजन। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें पता नहीं है, मतलब कोई कंफर्म रिजल्ट नहीं पता कि क्या था, बट आपने कुछ चीजें आपको पता थी जिसके बेस पे आपने गैस करके रिजल्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम लोग एब्डक्टिव रीजनिंग। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैशनल थॉट दैट सीक्स टू ड्रॉ कंक्लूजन इन एन ऑब्जेक्टिव, थोरो एंड इन्फॉर्म्ड मैनर। यहाँ पे क्या होता है, हम क्रिटिकली चीजों को सोचते हैं। अब सभी की सोच अलग अलग होती है, हर किसी का जो
थिंकिंग लेवल है वो अलग अलग है, तो वो चीजें अपने तरीके से सोचता है, उसके अकॉर्डिंग वो अब जो रिजल्ट है वो ड्रॉ करता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट, हमारी सोच का ही नतीजा है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज कल्चर एंड लैंग्वेज, जो हमारा कल्चर है जहाँ पे हम पले बड़े हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, ये सब इन चीजों को अफेक्ट करती है। सपोज करो एक इंडिया में एक किसी आंटी को जो मतलब काफी पुरानी एज की है, लाइक 60-70 एज की है, उसके सामने कोई लड़की जीन्स पहन के आ जाए, कुछ इस तरीके से आ जाए, तो उसको काफी अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, मे बी शायद वो उसको क्रिटिसाइज करे, है ना, उसको पसंद ना आए। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसकी ट्रेडिशनल तरीके से वो चीजों को सोच रही है, ठीक है, क्योंकि वो जो उसकी सोच है उसको वो उसके कल्चर जो है उसको उसके कल्चर ने अफेक्ट किया हुआ है। अब उसे नहीं पता वेस्टर्न में क्या चल रहा है और आजकल जो ट्रेंड है, जो यंगस्टर्स में जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो सोच इस तरीके से हो सकती है ह्यूमन की। ह्यूमन थॉट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज एंड दैट अलाउज फॉर अ ग्रेट रेंज ऑफ आइडियाज टू बी कंटेम्पलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी यूज टू क्रिटिक अ फिल्म और बुक। एक फिल्म को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, एक बुक को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल और इंडिविजुअल थिंकिंग, या किसी के कल्चर में वो चीज नहीं है अच्छी, तो हो सकता है कि उस चीज को वो क्रिटिसाइज कर दे, किसी दूसरे कल्चर में वो चीज अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी ह्यूमन थिंकिंग है, हम अपने पर्सनल बेस पे जो सोचते हैं चीजों के बारे में रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग क्या होती है? इज अ कंसेप्ट इन साइकोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द ह्यूमन tendency to create possible alternatives to life events that have already occurred, something that is contrary to what actually happened. Counterfactual thinking is, as it states, counter to the फैक्ट। गाइस यहाँ पर क्या, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं उनके बारे में हम सोच रहे होते हैं बैठ करके, सोचते हैं कि काश हमने वो ना किया होता तो ये ना हुआ होता। इस तरीके की जो लॉजिकली हम चीजों को सोचते रहते हैं बैठे बैठे, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। और ये काउंटर टू द फैक्ट होती है, मतलब जो ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो चीजें इम्पॉसिबल है होना, है ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप इन चीजों को इसलिए सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मे बी अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और उस टाइप पर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो अपन ने एक एग्जांपल डाला हुआ है, अ पर्सन में रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ अ कार एक्सीडेंट कुड हैव टर्न आउट बाय इमेजिनिंग हाउ सम ऑफ द फैक्टर्स कुड हैव बीन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने सोचा कि कार एक्सीडेंट है वो किस तरीके से हो सकता था, ठीक है। तो वहां पर कुछ वो क्या सोच रहा है बैठ करके, इफ ओनली आई हैड नॉट बीन स्पीडिंग, अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चला रहा होता तो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। अब यहाँ पर जो भी उसके माइंड में ऑल्टरनेटिव आते हैं वो सिचुएशन को बेटर भी बना सकते हैं और सिचुएशन को और गंदा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से सोचा जाएगा, इफ ओनली आई हैड नॉट बीन स्पीडिंग माई कार वुड नॉट हैव बीन wrecked, और वो सोच रहा है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चलाई होती तो कार में टूटी फूटी ना होती। आई हैड नॉट बीन वेयरिंग अ सीट बेल्ट आई वुड हैव बीन किल्ड, अगर मैंने सीट बेल्ट ना पहनी होती तो मैं मर जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप सोचते रहते हैं बैठे बैठे कि इस तरीके से जो सिनेरियो हुए हमारे साथ, जो हो चुका है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है, बट वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है दैट इज काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। गाइज, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे कर लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके कमेंट सेक्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। एंड गाइज, इन सभी वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो जितनी भी आपके यूजीसी नेट प्रिपरेशन वाले फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट या सेट के लिए, तो उनको आप इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो गाइज, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइज, टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है? हमारा वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज, इन नोट्स अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज, कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पा रहे हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपका जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज, वन मोर थिंग,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो, और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज, finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC-NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC-NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।